नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की। जशपुर से बड़ी खबर है, जहां पर स्कूल में कोरोना का विस्फोट हो गया। हाई स्कूल दुलदुला से 8 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और एक अन्य स्कूल की शिक्षिका भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। सभी की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराई जा रही है। संपर्क में आए लोगों का कोरोना टेस्ट होगा। तो छत्तीसगढ़ में लगातार हम देख रहे हैं कोरोना अपने पैर धीरे धीरे पसार रहा है और इसी कड़ी में जशपुर में भी एक स्कूल में कोरोना का विस्फोट हो गया। हाई स्कूल दुलदुला में 8 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए और एक अन्य स्कूल की शिक्षिका भी कोरोना पॉजिटिव मिली है। सभी की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराई जा रही है और जो इन सभी के संपर्क में आए थे उन सभी का अब कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। तो धीरे धीरे कोरोना पैर पसारने लगा है। एक बार फिर से सावधान सतर्क रहने की जरूरत है। जो कोविड के नियम थे उनका पालन करने की आवश्यकता है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की आवश्यकता है। बूस्टर डोज लगवाने की आवश्यकता है। मास्क लगाकर रखिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, भीड़ वाले इलाकों में जाने से बचिए। फिर से कोरोना अब डराने लगा है। जो आंकड़े अब निकलकर सामने आ रहे हैं धीरे धीरे, वो हमें चेताते हैं, सावधान करते हैं कि सतर्क हो जाइए, अभी देर नहीं हुई। जशपुर में हाई स्कूल दुलदुला में 8 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एक अन्य स्कूल की शिक्षिका भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है और सभी की अब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराई जा रही है। संपर्क में आए लोगों का कोरोना टेस्ट अब किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुक कर लेते हैं जशपुर, जहां पर हमारे सहयोगी दीपक सिंह जुड़ गए हैं लाइव। दीपक, लगातार हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कोरोना धीरे धीरे पैर पसार रहा है। बड़ी संख्या में अब लोग कोरोना पॉजिटिव होने लगे हैं, लेकिन स्कूल में कोरोना का विस्फोट हो जाना, 8 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, चिंता का विषय। सुमित, मैं आपको बताऊं कि जशपुर जिले में लगातार जो है कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है और दुलदुला के हाई स्कूल में आज जो है कुछ बच्चों की तबीयत खराब थी और उनमें से जो है कुछ बच्चों की टेस्टिंग कराई गई, तो जिसमें से 8 बच्चे जो है वहां पर कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। इसके बाद जो है जो उन बच्चों के संपर्क में आए हुए जितने भी स्टूडेंट और टीचर्स थे उनकी भी ट्रेसिंग कराई जा रही है, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कराई जा रही है और उनका भी टेस्ट कराया जाएगा। और इसके साथ ही दुलदुला विकासखंड के एक और स्कूल की जो शिक्षिका है वो भी पॉजिटिव निकली है। तो देखा जा सकता है कि जशपुर जिले के स्कूलों में कहीं ना कहीं कोरोना का खतरा बढ़ चुका है। इससे पहले भी लोदाम की एक हॉस्टल में वहां की 3 छात्राएं पॉजिटिव निकली थी और इसी के साथ ही जो है यहाँ के जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनको जो है सख्ती बरतनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरीके से स्कूलों में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है कहीं ना कहीं जो है बड़ा एक खतरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बावजूद अब तक स्कूलों में जो है सोशल डिस्टेंस और मास्क की अनिवार्यता नहीं की गई है, जबकि स्कूलों में कम से कम जो है जिस तरीके से लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है तो यहाँ पर जो मास्क का उपयोग तो यहाँ पर करना चाहिए। और देखा जा रहा है कि जो स्कूल है वहां पे टीचर्स और बच्चे जो है बिना मास्क के नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण है और आने वाले समय में एक बड़ा खतरा बन सकता है। बहरहाल मैं आपको बताऊं कि अभी जशपुर जिले में लगभग 40 से ज्यादा एक्टिव केस हो चुके हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन को जरूरत है इन कोरोना के मामलों में कमी लाने की। बिल्कुल दीपक, जो केसेस लगातार मिल रहे हैं वो हमें चेता रहे हैं कि सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, अभी देर नहीं हुई। बहुत धन्यवाद दीपक आपके जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां पर संदिग्ध हालत में महिला की लाश मिली है। महिला की हत्या की आशंका जताई जा रही है। पति पर पत्नी की हत्या का शक है और मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। खबर बिलासपुर से, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की लाश मिली। महिला की हत्या की आशंका जताई जा रही है। पति पर पत्नी की हत्या का शक है। पुलिस मौके पर पहुंची है। तमाम पहलुओं के आधार पर पुलिस की जांच जारी। बड़ी खबर दुर्ग से, जहां पर पाटन में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। जिला पंचायत सदस्य मोरध्वज साहू कांग्रेस में शामिल हो गए। सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं वो। साहू समाज पर मोरध्वज साहू की अच्छी पकड़ है। उत्तर पाटन के जिला पंचायत सदस्य हैं मोरध्वज साहू। पाटन में 4 से 3 जिला पंचायत सदस्य कांग्रेस के साथ।
सीधे राजधानी दिल्ली लिए चलते हैं आपको, जहां पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को औपचारिक विदाई दी जा रही है और सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को औपचारिक विदाई दी जा रही है और सभी यहां पर पहुंचे हुए हैं। सभी बड़ी हस्तियां, सभी बड़े नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आपको नजर आ रहे होंगे, प्रधानमंत्री मोदी आपको नजर आ रहे होंगे, पीयूष गोयल भी वहां पर मौजूद हैं और बीजेपी के सभी बड़े नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं। ओम बिरला आपको नजर आ रहे होंगे, लोकसभा अध्यक्ष। तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को औपचारिक विदाई यहां पर दी जा रही है। तो रामनाथ कोविंद को विदाई यहां पर दी जा रही है और एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। दोनों सदनों के प्रमुख मौजूद हैं और प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर मौजूद। शब्द सुनते ही मन भर उठता है, लेकिन कर्तव्य पथ पर निरंतर अग्रसर रहने वालों के लिए यह जीवन की किताब का एक अहम पन्ना बन जाता है, जहां ठहराव नहीं, नया आरंभ होता है। आज ऐसे ही एक सुनहरे पन्ने को संसद की इस किताब में स्वर्ण अक्षरों से अंकित करने और यादों को संजोकर यहां से कदम आगे बढ़ाने के लिए हम सभी संसद के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में एकत्रित हुए हैं। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। अब मैं भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी एवं राज्यसभा के सभापति श्री एम वेंकैया नायडू जी से अनुरोध करती हूं कि वे माननीय राष्ट्रपति जी का स्वागत। आइए सीधे दिल्ली आपको लिए चलते हैं, जहां पर रामनाथ कोविंद का विदाई समारोह हो रहा है। तमाम दिग्गज वहां पर मौजूद। इस सर्वोच्च पद की गरिमा और शालीनता को नव उत्कर्ष प्रदान किया है। इसके लिए हम सब हृदय से आपका आभार प्रकट करते हैं। महोदय, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के एक छोटे से गांव परोग से भारत के राष्ट्रपति के शीर्ष पद तक पहुंचने की आपकी यात्रा हमारे लोकतंत्र की एक अद्भुत एवं प्रेरक उपलब्धि है। सुदीर्घ सार्वजनिक जीवन में राष्ट्रहित तथा जनसामान्य के कल्याण को लक्षित करके लिए किए गए कार्यों से आपने ये सिद्ध किया है कि आप एक बहुआयामी संवेदनशील जनसेवक हैं। वर्ष 1971 में दिल्ली बार काउंसिल के एक अधिवक्ता के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने के बाद आपने दिल्ली उच्च न्यायालय और भारत के उच्चतम न्यायालय में अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए निर्धन और वंचित लोगों की पूरी समर्पण के साथ मदद की है। उसके उपरांत राज्यसभा के सदस्य के रूप में अपने 2 कार्यकालों के दौरान आपने संसदीय समिति के सदस्य के रूप में तथा राज्यसभा की आवास समिति के सभापति के पद पर रहते हुए देश को अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महोदय, आपका दृढ़ विश्वास है कि शिक्षा सशक्तिकरण का सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसी भावना से संसद सदस्य के रूप में आपने ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार के साथ साथ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनकी गुणवत्ता बढ़ाने पर बल दिया है। आपने राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी और समाज के वंचित वर्गों, विशेष रूप से दिव्यांगों और अनाश्रितों के लिए अधिक अवसरों के सर्जन के
लिए आपने निरंतर प्रयास किए हैं। जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए आपकी अटूट प्रतिबद्धता लोक सेवा के प्रति आपके समर्पण का प्रमाण है। महोदय, वर्ष 2015 में बिहार के महामहिम राज्यपाल के पद पर आसीन होने के बाद आपने संवैधानिक मूल्यों को संरक्षित रखते हुए शांतिपूर्ण तरीकों से और संवाद के माध्यम से अनेक मुद्दों का समाधान किया, जिसके लिए एक स्वर से आपकी सराहना की गई। कुलाधिपति के रूप में अपने राज्य के विश्वविद्यालयों के क्रियाकलापों के सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए गए। इसके अतिरिक्त आपने कुलपतियों की नियुक्ति में पारदर्शिता लाने एवं विश्वविद्यालयों के बेहतर विनियमन के लिए एक न्यायिक आयोग का भी गठन किया। महोदय, जब आपको वर्ष 2017 में भारत गणराज्य के 14वें राष्ट्रपति के रूप में भारत के राष्ट्राध्यक्ष का दायित्व मिला, तो आपने अपने पद की अपेक्षाओं एवं चुनौतियों को गरिमा एवं विनम्रता से स्वीकारते हुए पदभार को ग्रहण किया। आपके विनम्र स्वभाव तथा कार्यशैली ने हम सभी सांसदों के मन में एक विशिष्ट स्थान बनाया है। संसद में दिए गए आपके अभिभाषण, आपकी दूरदर्शिता देश के समक्ष उपस्थित राजनीतिक एवं सामाजिक विषयों की गहरी समझ एवं उनके समाधान हेतु आपकी स्पष्ट सोच को प्रदर्शित करते हैं। आपके अभिभाषण ने सभी दलों के लोगों को समान रूप से प्रेरित किया है और उनके दायित्वों के प्रति भी जागृत किया है। यही कारण है कि आपको सभी दलों के नेताओं का पूर्ण सहयोग मिला है तथा हम सब आपको संवैधानिक मूल्यों एवं आदर्शों के संरक्षक के रूप में देखते हैं। हमें स्मरण है कि पद ग्रहण करने के बाद जब आप पहली बार अपनी जन्मस्थली गए थे, तब आपने भाव विभोर होकर वहां की धरती को नमन किया था तथा कानपुर की अपने शिक्षण संस्थान में आपने मंच से नीचे उतरकर शिक्षकों का चरण स्पर्श किया था। आपकी इन्हीं विशेषताओं ने नागरिकों का दिल जीता है और वे आपके साथ विशेष जुड़ाव महसूस करते हैं। महोदय, राष्ट्रपति के रूप में आपके कार्यकाल को अनेक मधुर और स्मरणीय पलों के कारण सदैव याद रखा जाएगा। स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित उस एट होम रिसेप्शन को आज भी याद किया जाता है, जिसमें आपने असंख्य लोगों का जीवन बचाने वाले कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। भारतीय सेना के सुप्रीम कमांडर के रूप में मई 2018 में सियाचिन में सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र कुमार पोस्ट में तैनात सैनिकों से आपकी ऐतिहासिक मुलाकात, पीएम केयर्स निधि में 1 माह के वेतन का दान करने का आपका अनुकरणीय योगदान, कोविड-19 के विरुद्ध संघर्ष के दौरान अधिक धनराशि उपलब्ध कराने के लिए मित्रता के उपायों के साथ 1 वर्ष के लिए अपने वेतन के 30% भाग का परित्याग करना, ऐसे कई उदाहरण हैं जो देश की सामूहिक चेतना में स्थायी रूप से अंकित रहेंगे। भारतीय संविधान के सिद्धांतों का अक्षरशः पालन, राजनीति निष्पक्षता के लिए आपकी प्रतिबद्धता और राष्ट्रपति भवन को आम नागरिकों के लिए सुलभ बनाने जैसे आप आगे बढ़ते हैं। बैतूल में बारिश और बाढ़ के बीच एक बार फिर लापरवाही की तस्वीर सामने आई है, जहां एक बुजुर्ग का
समय रहते रेस्क्यू कर दिया गया, वरना आज लापरवाही से एक जान और चली जाती। यहां बैतूल बाजार थाना क्षेत्र की सापना नदी पर बनी पुलिया को पार करते समय एक बुजुर्ग का पैर फिसला और वो उफनती नदी के तेज बहाव में बहने ही वाला था। तभी कुछ युवकों ने जाकर बुजुर्ग को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। सापना नदी इस समय उफान पर है, जिससे बैतूल बाजार के पास नदी पर बनी पुलिया जलमग्न हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग लापरवाही कर रहे हैं, लोग जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं। न्यूज़ 18 पर लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो ऐसी कोई भी लापरवाही ना करें जो उनके लिए जान की दुश्मन साबित हो जाए। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि ऐसी लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। कई अधिकतर क्षेत्रों में उफान पर नदी नाले हैं, पुल के ऊपर से, पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है, तो बिल्कुल भी उस पुल को या पुलिया को पार करने की जहमत ना उठाइए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपकी जान पर भी भारी पड़ सकती है। ये तस्वीरें हैं, ऐसी तस्वीरें हैं, चेताने के लिए काफ़ी हैं, सावधान करने के लिए काफ़ी हैं, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे बैतूल का रुख कर लेते हैं, जहां पर ऋषु नायडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषु, बार बार लोगों से न्यूज़ 18 भी अपील कर रहा है, लोग भी अपील कर रहे हैं कि ऐसी लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, और ऐसी तस्वीरें चेताने के लिए काफ़ी हैं कि आपकी एक छोटी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। जी हाँ, देखिए सुमित, बैतूल ज़िले में इस समय काफ़ी जो हालात हैं वो बेकाबू ही कहे जा सकते हैं, क्योंकि इस समय आप देख सकते हैं मेरे पीछे हम सापना नदी, जो माचना नदी है बैतूल की, यहाँ पर खड़े हुए हैं। और कुछ देर पहले यहाँ पर जो बैतूल इंदौर मार्ग है वो पूरी तरह से बाधित हो गया था। थोड़ा सा जल स्तर जरूर नदी का कम हुआ है और यातायात कुछ बहाल हुआ है, लेकिन अभी भी नदियों में, नालों में काफ़ी ज़्यादा उफान है, काफ़ी ज़्यादा जल का जो है इंटेक हो रहा है। इस समय अगर हम लापरवाही की बात करें, लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं। रोजाना बैतूल में कहीं ना कहीं कोई घटना हो रही है। आज भी बैतूल के सापना से जो वीडियो सामने आया है, सापना नदी में बाढ़ आई हुई थी, वहां पर एक क्षतिग्रस्त पुलिया को एक वृद्ध पार करने की कोशिश कर रहा था, जो कि पहले ही जलमग्न थी। वो तो गनीमत रही कि कुछ स्थानीय युवकों ने उस वृद्ध की जान बचा ली, वरना वह बाढ़ में बह जाता और उसकी जान चली जाती। रोजाना न्यूज़ 18 पर भी अपील की जा रही है लोगों से कि इस तरह का जोखिम मोल ना लें, क्योंकि उनकी जरा सी लापरवाही जान ले सकती है। इस समय अगर बैतूल जिले के अन्य इलाकों की भी बात करें हम, तो तवा नदी जो है काफ़ी उफान पर है, क्योंकि जो सारनी का सतपुड़ा डैम है उसके जो है 7 गेट खोल दिए गए हैं और काफ़ी ज़्यादा वहाँ से पानी का डिस्चार्ज किया जा रहा है। इसलिए तवा नदी के नाले, तो बिल्कुल मध्य प्रदेश में तो लगातार बारिश का दौर जारी ही है। आप बने रहिए ऋषु हमारे साथ। छत्तीसगढ़ में भी बारिश का दौर लगातार जारी है। और दुर्ग की बात करें, छत्तीसगढ़ के दुर्ग की, जहां पर शहर की कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। शंकर नाले के पास स्थिति बेहद खराब है। नगर निगम के दावों की पोल खुल चुकी है। तो दुर्ग से मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या कुछ हालात वहां पर अभी? सुमित, बताना चाहूंगा कि वैसे तो बारिश लगातार हो रही है, लेकिन 2 दिन थमे रहने के बाद में आज सुबह से लगातार बारिश जो चालू है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार बारिश होने की वजह से नगर निगम भिलाई की बात किया जाए, चाहे दुर्ग की बात किया जाए, चाहे रिसाली की बात किया जाए, तीनों नगर निगम क्षेत्र में वही हाल है जो नहीं होना था। कई दावे किए जा रहे थे नगर निगम के द्वारा कि हम बारिश की पूर्व सफाई करवा लिए हैं, लेकिन असलियत यही थी कि आज जो बारिश हुई है उसमें कई नदी नाले उफान पर आ गए हैं। जल भराव की स्थिति कई जगहों पर देखी जा रही है। दुर्ग में यदि बात किया जाए तो शंकर नाला जो है वो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, जहां पर हर बारिश के दौरान में कई बड़े हादसे भी होते रहे हैं, कई लोगों की जान भी गई है। उसको साफ करवा लिया गया है। उसको बिल्कुल हर साल बारिश आती है, हर साल बारिश यूं ही होती है, लेकिन दावे हर साल किए जाते हैं। दावों में कितनी सच्चाई मिथिलेश हमने देख लिया। बहुत धन्यवाद मिथिलेश आपका। ऋषु, आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।